everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सहानी. तो all the class 12 physical education students, अभी हम पढ़ते हैं physical education का चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. तो देखो इस चैप्टर में ना हम ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे एंड किस तरीके से पर्सनालिटीज़ की अलग अलग थ्योरी बनी हुई है, कैसे पर्सनालिटी को हम डिफाइन करते हैं. ये पर्सनालिटी आपको पता है, कई बार हम कहते हैं अरे यार मैं तो ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, यानी कि मुझे अपने आप में रहना पसंद है. मुझे जो है मेरे कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स है बट कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स है, ज़्यादा बाहर आना जाना अच्छा नहीं लगता. तो हम अपने ट्रेड्स डिफाइन कर रहे होते हैं. कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है भैया, पूरे पार्टी वार्टी करते रहते हैं. तो जब हम लोगों के बारे में ऐसी बातें बताते हैं ना, तो एक तरीके से हम उनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. अब अभी हमारे सामने से कोई निकल के जा रहा होता है और वो बहुत सुंदर होता है, स्मार्ट सा होता है, तो हम कहते हैं अरे बड़ा डैशिंग पर्सनालिटी है भैया इसकी. तो यानी कि उस समय पे हम उसको क्या करें, उसकी फिजिकल पर्सनालिटी पे जज कर रहे होते हैं कि कोई गया आपके सामने से, कोई गर्ल है आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, कोई लड़का है आपको बहुत हैंडसम लग रहा है, तो आप कहोगे अरे वाह कितना स्मार्ट है ये, अरे वाह कितनी ब्यूटीफुल है ये. तो सबसे पहले हम कई बार लोगों को देखते सार किस पे जज करते हैं, उनकी फिजिकल पर्सनालिटी पे जज कर देते हैं कि वो दिख कैसे रहे हैं. ठीक है, बट फिजिकल पर्सनालिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है. क्या हुआ मतलब कि ठीक है वो तो एक कहते हैं ना वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाती है. बट अगर हम दूसरी चीज़ देखें, वो क्या होती है हमारी मेंटल पर्सनालिटी. ठीक है, अब दूसरी कौन सी होती है गाइस, हमारी मेंटल पर्सनालिटी. क्या आपने कभी किसी को मेंटल पर्सनालिटी पे जज करा है? हाँ, आपने देखा होगा कुछ लोग जो दिखने में ठीक है आप कहोगे अच्छा मीडियोकर है, सही दिखते हैं, बट जब आप उनसे बात करते हो और आपको उनकी इंटेलिजेंस लेवल पता चलता है कि भैया इसे कितनी नॉलेज है, इसे तो इतनी हिस्ट्री के बारे में भी पता है, इसे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इसको इतनी जनरल नॉलेज है, तो आप उनसे भी इंप्रेस होते हो. नहीं होते? आप कहते हो वाओ इनकी की तो कितनी अच्छी एबिलिटी है, इनके अंदर कितनी अच्छी इंटेलिजेंस है. तो उस समय पे हम उनको मेंटल पर्सनालिटी होती है वो एक तरीके से उनकी. तो जो ये हमारी सोसाइटी है ना, इसमें हर लोगों की ना अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है. तो अब पर्सनालिटी का मीनिंग तो समझ गए हो ना आप. और कुछ सोशल पर्सनालिटी, कुछ लोग होते हैं बहुत सोशल होते हैं. ठीक है, अब कुछ होंगे भैया एक ही फ्रेंड है या एक भी नहीं है, और कुछ होंगे वो ग्रुप पे चैट चल रही है 12-15 जनों से एक साथ, और भैया बाहर आते पार्टी अगर प्लान करनी है तो वही करेंगे, जाके पार्टी प्लान सारे दोस्तों को एक साथ बुला कर ले आएंगे. और कहीं पे अगर बाहर कोई मीटिंग है तो सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल रहे हैं. कोई घर की शादी है तो पूरी महफिल लगा के बैठे हुए हैं. बट कुछ होते हैं बिल्कुल चुप वहाँ साइड में. ठीक है, तो सोशल पर्सनालिटी भी होती है. एक इमोशनल भी होती है. क्या कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, वो दुख हो या फिर कुछ खुशी का काम हो, वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं. ठीक है, ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते. और कुछ कौन से होते हैं जो है बिल्कुल अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं. तो मैंने यहाँ पे ना आपको इतनी जल्दी से अभी से ही पर्सनालिटी के जितने भी डायमेंशन होते हैं ना वो समझा दिया. अब जब तुमने पर्सनालिटी के डायमेंशन जान लिया कि अरे पर्सनालिटी फिजिकल भी होती है, पर्सनालिटी तो मेंटल भी होती है, पर्सनालिटी तो इमोशनल भी होती है, पर्सनालिटी तो सोशल भी होती है, तो तुम समझ चुके हो पर्सनालिटी एक्चुअली में है क्या. अब जब इतना पर्सनालिटी करे तो एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पर्सनालिटी को डिफाइन कर दो, और पर्सनालिटी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है. तो अब देखते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन. अब तो तुम्हें सब पता है पर्सनालिटी के बारे में, ये बता सकते हो ये कौन सी वाली पर्सनालिटी है और ये कौन सी वाली. अभी आगे देखेंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली पर्सनालिटी ना एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है क्या, पर्सोना. और पर्सोना मतलब पता है क्या होता है, मास्क. लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है पर्सोना. अब लैटिन वर्ड में पर्सोना मतलब क्या होता है, मास्क यानी कि मुखौटा. ठीक है, तो ये इस क्यों हुआ है भैया, मुखौटे का पर्सनालिटी से क्या मतलब है. तो इन्होंने इसको इसलिए जो है डिराइव करा क्योंकि पहले जो है थिएटर्स होते थे ना, रोमन ज़माने में जो थिएटर होते थे वो एक्टिंग करते थे, प्ले करते थे. तो उस ज़माने में जो एक्टर्स होते थे वो अपने मुँह पर मुखौटा लगाते थे. ठीक है, तो वो जो मुखौटा लगाते थे, जो भी उनको रोल मिला होता था उसके हिसाब से एक्ट करते थे. ठीक है, अगर उन्हें लड़की का रोल मिला है, कुछ दुखी लड़की का रोल मिला, तो वो बिल्कुल वैसे ही अपना मुखौटा लगा के वैसे ही एक्टिंग करेंगे. ठीक है, तो वो अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसे ही बना लेते थे. तभी जो है यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ, पर्सनालिटी का उन्होंने मतलब किससे निकाल दिया. पर्सनालिटी मतलब क्या हो गया, हम भी अपनी सोसाइटी में अपने ऊपर एक मुखौटा लगा के चलते हैं. क्या, एक मुखौटा अपनी फिजिकल, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी मेंटल पर्सनालिटी का. तो पर्सनालिटी मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक मुखौटा होता है, यानी कि एक मास्क होता है. तो देख रहे हो, द वर्ड पर्सनालिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, द मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स इन द रोमन थिएटर फॉर चेंजिंग देयर अपीयरेंस फॉर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस. जब ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना होता है ना, तो वो लोग मुखौटा लगाते थे. वहीं से ये पर्सनालिटी वर्ड जो है डिस्क्राइब हो गया. अब अगर हम प्रेजेंट पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी जो है ना हर एक डायमेंशन को कवर करती है, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटरेस्ट. तो वो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ. तो आपको पर्सनालिटी की डेफिनेशन आती है, एंड बिहेवियर क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटरेस्ट कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है, ये बंदे की पर्सनालिटी दिखाता है. अब डायरेक्ट अगर दो डेफिनेशन लिखने को आ जाए एग्जाम में
तो पर्सनैलिटी का ना कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है, आप जैसे चाहो उसको डिफाइन कर सकते हो। बस ऊपर शुरू में लिख देना पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, पर्सोना से हो, पर्सोना लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है मास्क, ठीक है। अब भैया आगे आप लोग ये वाली लाइन लिख सकते हो। और अगर सिंपल सी दो सबसे ईजी वाली डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ बुक में से, क्या है, पहली है गिल्डफोर्ड की जो उन्होंने बताई थी, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेस, यानी कि एक इंडिविजुअल के यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेस, उनके यूनिक ट्रेस, जैसे सबकी पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग होती है। कोई लोग कैसे होंगे, बहुत चुपचाप रहेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, चाहे दिखने में कैसे भी हो। कोई होंगे दिखने में बहुत अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, और साथ ही के साथ वो कैसे हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो हर एक की पर्सनैलिटी में ना अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो हर किसी को, अगर आपको मुझे डिफाइन करना हो, खुद को डिफाइन करना हो, तो आप अपनी यूनिक ट्रेट्स बताओगे। तो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, एग्जाम में आओगे आप ये लिख सकते हो। और एक ये भी है, तो देखो ये थोड़ी डिफिकल्ट है, आप चाहो तो ये वाली लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर वो जरूर लिख देना कि कौन से वर्ड से डिराइव हुआ हमारा पर्सनालिटी। अब हमने पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो वो जो मैं कह रही थी आपको लास्ट में आप देख लो, अगर डिफाइन करने को है आपको एग्जाम में पर्सनालिटी, तो पहले ऊपर यही वाली बात बताने दी है, आप यहाँ से रेट करते रहो कि पर्सनालिटी पर्सोना वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है मास्क, ठीक है। पर्सनालिटी सभी टाइप के डायमेंशन को कवर करती है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या कोई भी टाइप के हमारे बिहेवियर। और लास्ट में आप ये देख सकते हैं, पर्सनालिटी इंक्लूड्स द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल क्वालिटीज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी मतलब क्या, ये एक तरीके का एक बिल्कुल ये क्लस्टर है, आप कह सकते हो किस चीज़ का, हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल क्वालिटीज़ का। जब हम किसी की फिजिकल क्वालिटी बता रहे हैं, सोशल क्वालिटी बता रहे हैं, मेंटल क्वालिटी बता रहे हैं, इमोशनल क्वालिटी बता रहे हैं, तो मतलब उसकी पर्सनालिटी डिफाइन कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, उस सबको मिला के एक इंसान की पर्सनालिटी बनती है। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। तो पर्सनालिटी हो गया कंप्लीट। अब हिसाब से अब आता है हमारा टॉपिक क्या, कि आप पर्सनालिटी के डायमेंशन बताइए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रखी हूँ। फिजिकल डायमेंशन हम समझ चुके हैं, जब हम किसी को बाहरी ट्रेट्स जो होते हैं उनके फेस पे, उनके फिजिक पे जज करते हैं तो वो होता है फिजिकल, ठीक है। नेक्स्ट हुआ मेंटल डायमेंशन, इट इज़ रिलेटेड विद द थॉट, आइडियाज़ एंड नॉलेज। जब हम किसी की थॉट्स जानते हैं, अरे भैया ये तो पूरा फिलोसोफर है, तुम किसी की शायरी सुन लेते हो, उनकी बातें सुन लेते हो, अरे भैया इसको तो इतनी नॉलेज है, तो तब उनके मेंटल डायमेंशन पे आप उन्हें देखते हो। सोशल मैंने आपको बता दिया, जो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं लोगों के साथ, मिलजुल के रहते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है, ये हो गया सोशल। और इमोशनल क्या हो गया, इट इज रिलेटेड विद एंगर, कौन कैसे मोमेंट पे कैसा बिहेव कर रहा है, गुस्से में रह रहा है, खुशी दिखा रहा है, या फिर क्यूरियस है बहुत ज़्यादा, या फिर हैप्पी। कुछ लोग होते हैं ना, अरे बट बहुत ही कैसे होते हैं, क्यूरियोसिटी में रहते हैं हर समय, उन्हें हर बात जाननी होती है। कुछ ऐसे होते हैं कुछ सिंसियर, कुछ होते हैं हर समय गुस्से में रहते हैं। तो वो हो गई क्या, हमारी इमोशनल डायमेंशन पर्सनालिटी का। तो डायमेंशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चारों के चारों डायमेंशन यहाँ गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे भी अपलोड कर दिया है। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन को देखो, पिंड कमेंट में मैंने ये पूरे के पूरे नोट्स जो है पिन कर दिया, आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब देखते देखते या वीडियो देखते देखते नीचे से नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं गाइस साहब, अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे किसका, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी करते हैं। शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, शेल्डन यानी कि विलियम हर्बर्ट शेल्डन, इन्होंने एक अपनी थ्योरी निकाली और उसमें इन्होंने बताया कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो हम उसके बॉडी टाइप से भी डिराइव कर सकते हैं। बॉडी टाइप मतलब इन्होंने 3 टाइप के हमें बॉडी टाइप भी बताया कि अगर किसी की बॉडी ऐसी है तो उसकी पर्सनैलिटी में आप ये सब ट्रेट्स देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा जो लोग थोड़े फैट होते हैं, जिनकी फिजिक फैट होती है, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो कि क्या है, वो लार्ज बोन स्ट्रक्चर वाले जो लोग होते हैं, जो थोड़े फैट कहते थे हम जिनको, ठीक है, वो काफ़ी आउटगोइंग और रिलैक्स टाइप के होते हैं, आउटगोइंग और रिलैक्स टाइप के होते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। दूसरा इन्होंने बोला कि वो लोग जो काफ़ी मस्कुलर से होते हैं ना, बिल्कुल ऐसी बॉडी वॉडी बनी हुई है मस्कुलर से, ये बीच वालों को देख सकते हो आप, ये लोग कैसे होते हैं, ये एक्टिव रहते हैं और अग्रेसिव रहते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा जो स्लिम लोग होते हैं, ऐसे पतले से बिल्कुल, ठीक है, जो बिल्कुल पतले से होते हैं, जिनकी स्पाइन्स वगैरह दिखती रहती है, बिल्कुल ऐसी पतली पतली बाजू हैं उनकी और पतली पतले पैर हैं उनके बिल्कुल। तो ये जो पतले वाले लोग होते हैं ये वो काफ़ी क्वाइट रहते हैं और नाजुक से फ्रेजाइल से होते हैं, ऐसा इनका कहना था कि हम बॉडी टाइप अगर किसी का देखते हैं तो उनका जो बिहेवियर है, पर्सनालिटी बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको इन्होंने और अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफाइन करा। क्या कहा इन्होंने कि ये जो हमारे फैट वाले इन्होंने बताया, इनको इन्होंने नाम रख दिया एंडोमॉर्फ। डायरेक्टली एग्जाम में गाइस इसका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखो। इन्होंने कहा कि ये लोग कौन, जो थोड़े फैट होते हैं, ये कौन होते हैं, ये एंडोमॉर्फ इन्हें बोल दिया इन्होंने। वो लोग जो थोड़े मस्कुलर होते हैं, ठीक है, मस्कुलर वालों को इन्होंने बोल दिया मेसोमॉर्फ, एंड जो बहुत पतले से होते हैं उन्होंने इनको कहा एक्टोमॉर्फ, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये जो लोग होते हैं, इनके जो बॉडी टाइप है ना, ये उनकी पर्सनैलिटी में दिखता है। कैसे दिखता है ये देखो आप। तो इन्होंने कहा एंडोमॉर्फ कौन है, हु आर राउंडेड एंड सॉफ्ट, were said to have tendency towards a viscerotonic personality। इन्होंने क्या कहा कि जो एंडोमॉर्फ होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, विसेरोटोनिक। गाइस ये लर्न करना है आपको कि एंडोमॉर्फ की पर्सनालिटी कौन सी होती है, विसेरोटोनिक। अब विसेरोटोनिक पर्सनालिटी मतलब कि ये रिलैक्स्ड रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, सोशल रहते हैं, पीसफुल, लविंग। यानी कि ये इनका कहना ये है कि जो ये थोड़े
मोटे लोग हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी सोशल होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, लविंग रहते हैं। और इस वाली पर्सनालिटी, रिलैक्स रहने को, सोशल रहने को, इसको इन्होंने क्या बोला, विसेरोटोनिक पर्सनालिटी। तो समझ गए इन्होंने क्या कहा, जो थोड़े मोटे वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलैक्स रहते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, लोगों से बातचीत बहुत करते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला, ये कौन है, मोटे वाले लोग, यानी कि एंडोमॉर्फ, ठीक है। और इनका इन्होंने क्या कहा, इनकी पर्सनैलिटी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, विसेरोटोनिक, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा इन्होंने बताया मेसोमॉर्फ के बारे में। मेसोमॉर्फ इन्होंने क्या बताया, वो लोग जो मस्कुलर से होते हैं ना, बिल्कुल स्क्वायर शेप टाइप की इनकी बॉडी होती है, यहाँ आप ऐसे देख सकते हो। ये लोग कैसे होते हैं, ये सोमैटोटोनिक होते हैं। अब सोमैटोटोनिक पर्सनैलिटी मतलब कि ये बहुत एक्टिव रहते हैं, एजर्टिव, अपनी बात मनवानी आती है इनको, और इनकी काफ़ी डायनामिक सी पर्सनैलिटी होती है। किसकी, ये सेकेंड वालों की। अभी मैं आपको टेबल दिखा दूंगी तो आपको याद हो जाएगा और अच्छे से। एंड लास्ट कौन सी है, एक्टोमॉर्फ वाली, जिनको हमने कहा ये पतले से लोग, जिनकी ये हाथ पैर पतले होते हैं, स्पाइन्स दिख रही होती है कई बार, इनकी पतले पतले पैर होते हैं, जो ये पतले वाले होते हैं, जिनकी फाइन बोन्ड होते हैं, ये कौन होते हैं, सेर्बेरोटोनिक, ठीक है। अब इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। इनके अकॉर्डिंग पतले लोग कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट। इनके अकॉर्डिंग ज़्यादातर क्या है, जो पतले लोग हैं वो इंट्रोवर्ट होंगे, थॉटफुल होंगे, काफ़ी समझदार, सोचते रहेंगे, ठीक है, सेंसिटिव होंगे, ठीक है। तो ये बात इन्होंने हमें समझाई। तो एंडोमॉर्फ का क्या हो गया, विसेरोटोनिक, मेसोमॉर्फ का क्या हो गया, सोमैटोटोनिक, एंड एक्टोमॉर्फ पूरा आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। तो अगर आपको याद रखना है इजीली, तो उसके लिए गाइस आप इस टेबल से लर्न कर सकते हैं। इस टेबल से चेक कर सकते हैं कि शेल्डन ने क्या बताया, एंडोमॉर्फ कौन से होते हैं, विसेरोटोनिक हो गए। कैसा करेक्टर होता है इनका, रिलैक्स, सोशेबल, टॉलरेंट, कंफर्ट लविंग। और इनकी जो शेप है, देखो ये भी आप देख लो कि प्लम बॉडी होती है, पेयर शेप सी, थोड़े ये फैट होते हैं। दूसरा मेसोमॉर्फ, सोमैटोटोनिक, एक्टिव, एजर्टिव, विगोरियस, कम्बैटिव या डायनामिक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं देखने में। लास्ट कौन सा हुआ हमारा, एक्टोमॉर्फ, पतले वाले लोग, सेर्बेरोटोनिक, ये क्वाइट होते हैं, शांत रहते हैं, फ्रेजाइल, नाजुक से होते हैं, रेस्ट्रेंड होते हैं, नॉन एजर्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और ये लीन, डेलिकेट होते हैं, बिल्कुल ही पतले से होते हैं। तो ये इन्होंने टेबल फॉर्म में आप यहाँ देख सकते हो, आपकी बुक में भी एक टेबल है। डन। तो हमने पहली जो अपनी क्लासिफिकेशन है वो देख ली। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हम अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये है जुंग की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जुंग ने अपनी एक जो है पब्लिश करी थी बुक साइकोलॉजी पे, एंड उसमें उन्होंने इस थ्योरी को डाला था क्या, कि पर्सनालिटी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। उन्होंने कहा लोगों में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट्स और कुछ लोग होते हैं एक्ट्रोवर्ट्स, ठीक है। तो अभी तो हम इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स हम बहुत फेमिलियर है इस वर्ड से, बट इन्होंने इस वर्ड्स को जो है बताया था कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप में से कई बच्चों को पता होगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में काफ़ी कुछ, तो जिनको पता है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगता है, तुम इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो, एक बार मुझे ये भी बताओ, ठीक है। तो इससे तुम्हें और अच्छे से समझ पाओगे इस कॉन्सेप्ट को। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी लोग होते हैं ना, बेसिकली अगर हम इनका एटीट्यूड देखें तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बट धीरे धीरे बाद में ये भी कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई पूरा इंट्रोवर्ट है पूरा एक्सट्रोवर्ट है, तो इसका एक थर्ड कॉलम भी बन जाता है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, लोग दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले इंट्रोवर्ट पढ़ते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं, आप इस टेबल से समझ सकते हैं और एग्जाम में इन्हीं को सेंटेंस बना के लिख भी सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो अकेला टाइम रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें तो ये बाहर की दुनिया में जाके खुश होते हैं और वहाँ जाके एनर्जेटिक फील करते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचते हैं। और ये जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं बिल्कुल क्विक डिसीजन बोल लेते हैं। कोई क्या, अरे चल रहे हो पार्टी करने, होते हैं हाँ। इंट्रोवर्ट, अरे अभी सोचूंगा, अच्छा नहीं अभी अगले हफ्ते चलेंगे, ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे इंट्रोवर्ट्स की तो दे कैन बी सीन मोर रिजर्व से रहते हैं, ठीक है, बहुत रिजर्व नेचर के रहते हैं, अपने बारे में ज़्यादा किसी को बताते नहीं हैं, ना ज़्यादा घुल मिल पाते हैं लोगों से, एक आधी फ्रेंड होता है उनका पूरा। और जो है वहाँ अगर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करें, ये बहुत आउटगोइंग, और इनका एक्सट्रोवर्ट का एक फीचर पता है, बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं, क्यूरियस से रहते हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा जो हमारे इंट्रोवर्ट होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये अकेले काम करना पसंद करते हैं, प्रेफर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इन्हें अकेले काम करना है, इन्हें भीड़ में रह के काम करना नहीं होता। बट अगर वहीं पे हम जो है एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं, ये सब लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये बहुत ही एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। ये आपका हेल्प करेगा एग्जाम में ईजी तरीके से आंसर बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम आगे देखिए, अगर आपको पूरा जो है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो ये पूरा आपका बुक के हिसाब से है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो उनकी थ्योरी में ये बताया गया कि इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं
जो जिनका मेनली क्या होता है, अपने ओन मेंटल सेल्फ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। दे आर टिपिकली सीन एज मोर रिजर्व्ड। क्या हुआ, अभी ऊपर हमने कहा यही तो पढ़ा, तो ये टेबल फॉर्मेट में थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे लोग होते हैं, ये काफ़ी रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। प्रेफर टू बी विदड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल रियलिटी, तो आप समझ गए, प्रेफर टू बी विदड्रॉन मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए टेबल फॉर्मेट वॉज बेटर वन, तो मैंने आपको वहाँ से दिखा दिया। दे आर द वन हु लिव इन देयर ओन इनर वर्ल्ड, अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड में अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स को खुद तक ही रखते हैं ये। दे प्रेफर टू क्रिएट देयर ओन वर्चुअल एंड इमेजरी वर्ल्ड, ठीक है। अब इंट्रोवर्ट्स की एक और चीज़ होती है कि ये थोड़ा इमेजिनेशन में रहते हैं, ये अपना ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो है क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से दूर रह के, ठीक है। ड्यू टू दिस दे लाइक टू बी रिजर्व, और इसलिए जब ये खुद ही अपने वर्ल्ड में पूरी इन्होंने अपनी दुनिया बना रखी है, इसलिए ये रिजर्व रहना पसंद करते हैं। एंड दे आर मोर एनालिटिकल बिफोर स्पीकिंग। एनालिटिकल बिफोर स्पीकिंग मतलब यही अभी ऊपर जो मैंने आपको बताया कि सोच समझ के बोलते हैं, थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो ये टेबल से आपको काफ़ी आसान हो गया है, आप इस टेबल की मदद से जो है पूरी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट्स के भी यही चीज़ें डिफाइन करी गई हैं बहुत डिटेल में। एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे लोग देख रहे हो ना, बिल्कुल पूरा पार्टी के लिए तैयार, बातचीत करने के लिए तैयार, और वहाँ इंट्रोवर्ट्स अलग होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, वो एंजॉय करते हैं ह्यूमन इंट्रैक्शन को, लोगों से मिलने जुलने को, टॉकेटिव होते हैं, पसंद करते हैं। तुम कौन सी कैटेगरी के हो, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, बता दो कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्लेजर करते हैं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने में, लोगों के साथ कोई एक्टिविटी है, ठीक है, कि कहीं घूमने जाना है, कोई इवेंट है, तो उसमें ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं किसी इंट्रोवर्ट को कहोगे तो वो उसको अच्छा इतना नहीं लगेगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दे ऑल्सो टेंड टू वर्क वेल इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप में भी अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। तो आप एक्सट्रोवर्ट्स भी देख सकते हो, और यहाँ पे आप ये तो आपने देख ही लिया है इस वाले जो डिफरेंस थे, तो आप एग्जाम में थोड़ा और सेंटेंस थोड़ा बना के इसको लिख सकते हैं। हम अपनी थर्ड कैटेगरी पे जो है एम्बीवर्ट, और आप इन लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये डायरेक्ट हमारी एनसीईआरटी की है, आप समझिए क्या होते हैं एम्बीवर्ट्स। तो देखो, व्हाइल एक्सप्लेनिंग द पर्सनैलिटी थ्रू द टर्म इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, देयर इज अ रेफरेंस टू द थर्ड टर्म कॉल एम्बीवर्ट। जब हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की, तो एक थर्ड टर्म निकल कर आता है जिसको कहते हैं एम्बीवर्ट। तुमने सुना है, कम सुना होगा, आज समझ जाओ, ठीक है। एम्बीवर्ट ये जो है, दिस कॉन्सेप्ट वाज सपोर्टेड बाय मेनी अदर लेटर साइकोलॉजिस्ट। जो लेटर साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी कहा कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई जो है पूरा ही वो हो जाएगा इंट्रोवर्ट, 100% कोई इंट्रोवर्ट है या 100% कोई एक्सट्रोवर्ट है, नहीं। लोगों में ना इन दोनों के मिक्स्ड फीचर्स होते हैं, और वो लोग कौन होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट्स रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द इंट्रोवर्ट्स एज वेल एज द एक्सट्रोवर्ट। अब तुमने देखा होगा, जब मैंने तुम्हें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का एग्जांपल दिया, तो तुम्हें लग रहा होगा अरे हमारे में तो इंट्रोवर्ट के भी फीचर है और एक्सट्रोवर्ट के भी है, हमें तो बाहर दोस्तों के साथ जाना पसंद भी होता है, बट कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें बिल्कुल अकेले रहना पसंद होता है। कोई काम है हमें अकेले करना पसंद है, बट कोई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ हमें दूसरों की ज़रूरत होती है, एंड वी फील कंफर्टेबल विद अदर पीपल शेयरिंग आवर थॉट्स और वट एवर, ठीक है। तो तुम लोगों ने भी सोचा होगा कि नहीं, मैं हर समय तो इंट्रोवर्ट नहीं होता हूँ, कभी कभी तो मैं एक्सट्रोवर्ट भी होता हूँ, और मैं हर समय एक्सट्रोवर्ट नहीं होती हूँ, कभी कभी मैं इंट्रोवर्ट भी होती हूँ। तो यही चीज़ जो है देखी गई, और बाद में एक थर्ड कैटेगरी आई हमारी, क्या हुई, वो एम्बीवर्ट्स। यानी कि ऐसा कोई एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि हर कोई बिल्कुल इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होगा, एक और कैटेगरी है वो है एम्बीवर्ट। और एम्बीवर्ट्स पे क्या होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के सभी फीचर्स जो है मिलकर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, दस एंड एम्बीवर्ट कैन बी डिफाइंड एज, तो अगर एग्जाम में आए एम्बीवर्ट लिखने को, तो ये रहा आपके पास, ऐसे लिखना है। एम्बीवर्ट कैन बी डिफाइंड एज समवन हु फॉल्स इन द मिडल ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में आते हैं वो हुए एम्बीवर्ट्स, ठीक है। एंड एम्बीवर्ट्स इज मॉडरेटली कंफर्टेबल। कंफर्टेबल तो है बट मॉडरेटली है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट तो कंफर्टेबल है ना, सबके साथ कंफर्टेबल है, बट ये मॉडरेटली कंफर्टेबल होते हैं विद द ग्रुप्स एंड सोशल इंट्रैक्शन। ग्रुप में और सोशल, यानी कि कहीं बाहर गए हैं, शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, किसी डिबेट में गए हैं, कहीं भी गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर कोई घर का फंक्शन हो, कहीं भी हो, तो वो उस फंक्शन में एम्बीवर्ट्स जो होते हैं कंफर्टेबल होते हैं, मॉडरेटली कंफर्टेबल, ठीक है। बट ऑल्सो रिलिशियस टाइम अलोन, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं। वो कंफर्टेबल तो होते हैं बाहर के फंक्शंस में जाके, बट रेलिश मतलब इन्जॉय करना, रेलिश मतलब होता है इन्जॉय करना। उन्हें अकेलापन भी बहुत अच्छा लगता है। अकेलापन मतलब क्या, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी उन्हें अच्छा लगता है, अवे फ्रॉम अ क्राउड से दूर रहना, ठीक है। तो आप में से कई भी ऐसे होंगे जिन्हें बाहर जाके भी अच्छा लगता है सबके साथ, और कुछ मोमेंट ऐसे चाहिए होते कि भैया हम शांत हों, बस बिल्कुल अकेले, और अपनी बातें सोचे, अपना प्लानिंग करे, या अपने कुछ बातें पुरानी सोचे, नहीं सोचे, बट हम अकेले हो, हमारे आसपास में कोई ना है, ठीक है। In simpler words, an ambivert is a person whose behavior changes according to the situation he or she is in. तो बेसिकली अगर हम देखें तो ambivert कौन है, वो लोग हैं जो पर्सनैलिटी में जो अपनी चेंजेस लाते हैं एज पर द सिचुएशन लाते हैं। कि अगर ज़रूरत है कि तुम्हें घुलना मिलना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है, जाना है, तो जाओगे। अगर ज़रूरत है कि हाँ भैया अब ये टाइम है कि अकेले बैठ के डिसीजन मेकिंग करनी है, सोचना है, तो आप एज पर सिचुएशन अपने आप को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बना देते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे
एम्बीवर्ड्स। तो आई होप आपको एम्बीवर्ड का भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एम्बीवर्ड्स का एक यहाँ पे देखो डायग्राम भी हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन था कि ये क्या हुआ, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन और बीच में आ गए हमारे क्या, एम्बीवर्जन, यानी कि इनमें दोनों के ही थोड़े से जो है करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो अब मूव करते हैं गाइस, हमने दोनों ही अपनी थ्योरीज पढ़ ली हैं, अब हम अपने लास्ट थ्योरी पे आते हैं, द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है। तो अब हमने 2 पर्सनालिटी के मॉडल देख लिए, पहला बॉडी टाइप पे था, याद आ गया वो एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ वाला, दूसरा अब हमने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट देख लिया। अब थर्ड पर्सनालिटी टाइप देखेंगे हम, ये क्या है, बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल, ठीक है, बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल, ठीक है। तो ये एक अनदर अप्रोच है हमारी एक पर्सनालिटी को जानने के लिए। ये किसने डिराइव करी थी, पॉल कोस्टा ने और रॉबर्ट मैक्रे ने, ठीक है। द 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, इन्होंने कहा कि 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं बेसिकली, द 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, इनको हम क्या बोल देते हैं, ओशन बोल देते हैं। अब ओशन क्या है, ये एक एक्रोनिम है, एक्रोनिम मतलब पता है ना, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इन्होंने कहा लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, इन 5 तरीकों की होती है। पहली हो गई ओ से ओपननेस, यानी कि लोग काफ़ी ओपन होते हैं, अभी और डिटेल में समझाऊंगी। दूसरी हो गई सी से कॉन्शियसनेस, जिनमें बहुत होती है। ई से हो गया एक्स्ट्रावर्जन होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के। ए से हो गया अग्रेबलनेस, बिल्कुल अग्री कर जाते हैं, जो कोई कहे अच्छा लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, अच्छा तू मेरे साथ वहाँ चलेगा, हाँ चलूँगा, ठीक है, इस टाइप के। एन कौन से हो गए, न्यूरोटिज्म वाले, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लोगों की पर्सनालिटी इन 5 तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ काफ़ी ओपन होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, कुछ काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ काफ़ी अग्रीएबल होते हैं और कुछ काफ़ी न्यूरोटिक से होते हैं। तो अब इनको डिटेल में जानते हैं कि ओपननेस मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में डिटेल में ही बताने को आएगा। तो आप ये वाली जो फोटोज़ हैं इनसे रिलेट करते रहना कि ओपननेस कैसे हुआ और ये सारे के सारे कैसे हुए। तो ओपननेस यानी कि पर्सन who like to learn new things, new concept and enjoy new, ओपन रहना मतलब अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखना। वो लोग जो नए एक्सपीरियंसेस के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, कुछ नई चीज़ों को लर्न करने के लिए बहुत रेडी रहते हैं, कुछ नए अमेजिंग सी कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए बहुत ही रेडी रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओपन है। और इन लोगों का एक पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है, ये इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है, ये इमेजिनेटिव होते हैं, अपनी इमेजिनेशंस में नई नई चीज़ों को ये सोचते हैं। एंड इंसाइटफुल होते हैं और इनका बहुत अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि बस इन्हें डांसिंग और पेंटिंग ही पसंद होगी, उसके साथ में इन्हें स्पीकिंग भी पसंद होगी, उसके साथ में इन्हें कुकिंग भी पसंद हो सकती है। यानी कि ये जो चीज़ को देखते हैं उसको अपनी पर्सनालिटी में लाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी ओपन होते हैं। तो यहाँ आप ओपन से समझ सकते हो, जैसे ये लड़की है, इतने सारे बल्ब बना रखे हैं, यानी कि ये ओपन है, ये हर एक आइडियाज़ के बारे में सोच रही है एंड शी इज़ वेरी ओपन। ऐसे करके आप फिगर से रिलेट कर सकते हो। तो ओपन कौन है, जो नई चीज़ों को जानने के लिए, लर्न करने के लिए, कॉन्सेप्ट को और नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए अपनी लाइफ में ओपन रहता है। ये हो गई पर्सनालिटी, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया वो पर्सनालिटी जो लोग काफ़ी कॉन्शियस से रहते हैं, यानी कि वो लोग जो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, रिलायबल होते हैं। सच पर्सन ऑलवेज रिमेन ऑर्गेनाइज। तुमने कभी देखा है वो बिल्कुल कॉन्शियस वाले लोग जिनका लाइफ बिल्कुल सीधा गोल ओरिएंटेड विजन चल रहा होता है, बिल्कुल ही सिस्टमैटिक और बहुत ही लेबोरियस होते हैं, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए और अपना सारे काम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के लोग ये हो गए कॉन्शियस वाले लोग। जैसे कौन से हो गए, ये इनकी टू डू लिस्ट अपने हैंड में होती है, ठीक है। ये इनके पूरा अपना ना टाइम टेबल बनाया तो वो फॉलो ज़रूर होगा। मैनेज पे टेस्ट है तो उसके लिए 2 दिन पहले प्रिपरेशन हो गई है, होमवर्क है तो टाइम पे कंप्लीट होगा। यानी नोबिता की तरह बाद में रो रहे डोरेमोन गैजेट दे दो, ऐसे नहीं होते हैं ये बिल्कुल भी, ये टाइम पे सब कुछ कंप्लीट करते हैं। अब थर्ड आ गया हमारा एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स तो अभी इतना सारा पढ़ा है। एक्सट्रोवर्ट ये देख रहे हो लाउड स्पीकर ले रखा है, दे आर ओपन टू ऑल, सबसे बातें करते हैं जा जाके, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंट्रैक्शन विद अदर, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट का इन्होंने क्या कहा, एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो एनर्जी कहाँ से लाते हैं अपने अंदर, लोगों से इंट्रैक्शन करके, ठीक है, विद अदर इंडिविजुअल्स। वेयर एज इंट्रोवर्ट्स कौन से होते हैं हमारे, दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन देमसेल्फ। तो एक्स्ट्रा वर्जन में क्या आ गया, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। इंट्रोवर्ट्स कौन से हो गए, जो एनर्जी अपने अंदर से लेते हैं फ्रॉम देमसेल्फ। एक्सट्रोवर्जन इंक्लूड्स द ट्रेट्स ऑफ बीइंग एनर्जेटिक, टॉकेटिव एंड असर्टिव। तो यहाँ पे कंट्रास्ट के लिए इंट्रोवर्ट्स भी बता दिया है, वैसे तो बेसिकली हमने एक्सट्रोवर्जन को ही डिफाइन करा है। तो पहला हो गया ओपन रहना नए आइडियाज़ को, दूसरा कॉन्शियस वाला जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से सब काम टाइम पे कंप्लीट करते हैं, थर्ड हो गया एक्सट्रोवर्जन जो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब नेक्स्ट आया हमारा अग्रीएबलनेस। अग्री करना मतलब हाँ जी ठीक है जी, जैसा आप कहें, ऐसे वाले लोग जो उनको बोलो वो मान जाएंगे। तो सच इंडिविजुअल्स आर फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। इनको ना मतलब इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं, कंपैटिबल होते हैं। यानी कि अगर ये तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट में या फिर अगर आप कहो कि प्रोजेक्ट में ये तुम्हारे फ्रेंड बन जाए तो तुम्हारे को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये तुमसे लड़ेंगे नहीं, अच्छा तू यहाँ बैठ जा, तू ये नहीं मैं ये वाला काम करूँगा, नहीं। दे आर वेरी कंपैटिबल। काइंड होते हो, जेंटल होते हैं। आपको इतना कंपैटिबल है, कोऑपरेटिव है तो वो काइंड और जेंटल भी होगा। पर्सन विच टू
एग्रीएबलनेस में बी मोर डिस्टेंस और अलूफ। अब कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अग्रेबल होते हैं ना, सबकी बात मान जाते हैं, वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं। दे आर यूजुअली काइंड, जेनरस, अफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक। इन लोगों की एक और क्वालिटी होती है, वो क्या, ये सिंपैथेटिक होते हैं, ये लोगों की तरफ सिंपैथी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीएबलनेस से आप ये देख रहे हो, यहाँ से इस पिक्चर से देख लो। नेक्स्ट आ गया गाइज ये न्यूरोटिक। ये देख लो, इनके सर पे हमेशा बादल छाए होते हैं, ये हमेशा नेगेटिविटी ही सोचते हैं, इनको हर चीज़ में गलत चीज़ें आती हैं दिमाग में, परेशान रहते हैं। ये बेसिकली इमोशनल अनस्टेबल होते हैं, एक दिन खुश हो जाए तो परेशान होते हैं, अरे भैया आज तो बहुत खुश हो गए, कल परेशान हो जाएंगे, इस टाइप के लोग, समझ गए ना। तो तो ये रहे न्यूरोटिक लोग। ठीक है, तो ये कौन से लोग होते हैं, जो इमोशनली ना अनस्टेबल रहते हैं, दुखी रहते हैं, मूडी रहते हैं, एंजाइटी फील होती है और वो काफ़ी इरिटेटेड रहते हैं। ये तो ये हो गए हमारे न्यूरोटिक लोग। जैसे आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं, इनके जो है ना दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, और जो है इस वजह से ये लोग क्या है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है इनके मन में काफ़ी अनस्टेबल से रहते हैं ये, और जो है इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मूडी रहते हैं, टेंस रहते हैं। और मूडी और टेंस जब आप रहोगे, जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो क्या होता है, एंजाइटी होती है और इरिटेटेड रहते हैं। ये हो गए हमारे न्यूरोटिक लोग। ठीक है, तो आपने कभी देखा है, आप इन सभी पर्सनैलिटीज़ में से कौन सी आपको लगी कि हाँ ये तो है, ये वाली तो हमने देखी है लोगों में या मेरे में खुद में भी है। ठीक है, तो पहली हमने पढ़ी कौन सी, ओपननेस, आइडियाज़ के लिए ओपन। दूसरी हो गई हमारी कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप कह सकते हो इसको टॉपर स्टाइल, ऑर्गेनाइज रहने वाले, वो सब कुछ फॉलो करने वाले। तीसरी कौन सी होगी, एक्सट्रोवर्जन, आपको एक्सट्रोवर्ट तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी होगी, अग्रेबलनेस, जो अग्री करते हैं, ठीक है, कंपैटिबल होते हैं काफ़ी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सी होगी हमारी, कौन सी, न्यूरोटिक। उसमें क्या हुआ भैया, सैड रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, और क्या हुआ, मूडी रहते हैं और एंजाइटी होती है। ये हो गई हमारी लास्ट वाली। तो ये हमने पांचों ट्रेट्स पढ़ लिए। अब आप ये इसकी पिक्चर देख लीजिए, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी की, तो इसको और समझना, ओपन, कॉन्शियस, ये कौन से है, एक्सट्रोवर्जन, एग्रेबलनेस एंड न्यूरोटिक। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हमें पढ़ना है मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, कि किस टाइप की मोटिवेशन होती है और कैसे मोटिवेशन हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें किसी भी टास्क को अचीव करना हो, या उसमें जीतना हो, या उसमें टॉप होना हो, तो हर एक चीज़ में मोटिवेशन देखो हमारी प्रूवन है कि हमारी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो मोटिवेशन मतलब क्या होता है, इंस्पायर होना किसी भी काम को करने के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इनर फोर्स विच एनर्जाइज अ मैन टू मेक अ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। ये एक टाइप की फोर्स होती है कि आप जो है, अब देखो गोल्स कैसे होते हैं, गोल्स ना लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे कि अगर कोई गोल आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी सालों तक या काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक मेहनत करनी होगी। तो शुरू में तो लोग काफ़ी एक्साइटेड होकर करते हैं, बट धीरे धीरे मोमेंटम डाउन जाता रहता है। तो उस समय पे अगर कोई हमें मोटिवेट करे, हम खुद को मोटिवेट करें, तो वो वहाँ पे क्या होता है, हम इंस्पायर होते हैं और उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गोल तो काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद अचीव होगा ना। तो यहाँ पे मोटिवेशन जो है रोल प्ले करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्रूक एंड स्टेन, मोटिवेशन इज एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट्स आवर एक्शन। कोई भी ऐसी कंडीशन, आपने कुछ सुना, आपको लगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे तो सही काम करना है, नहीं मुझे पढ़ना है, या एनीथिंग, खाली पढ़ाई से मत लो, किसी भी चीज़ को, काम को करने के लिए मोटिवेट हो। मोटिवेशन आपको कोई बाहर से भी दे सकता है, कि कोई बाहर से आपको किसी ने कुछ बोला, आपको समझाया और आप मोटिवेट हो गए। आपका खुद से भी हो सकता है कि आपको खुद से कोई बात रियलाइज़ हो जाए। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, इज एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शंस। मोटिवेशन एनर्जाइजेज एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे फॉर अटेनिंग अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, मोटिवेशन एक तरीके की एनर्जी होती है जो हमें जो है एक तरीके से इंस्पायर करती है कोई भी अपना स्पेसिफिक गोल के लिए जो है बिल्कुल ठीक तरीके से बिहेव करने के लिए। तो आप ये पूरी डेफिनेशन मोटिवेशन की लर्न कर लीजिए। अब देखो, मोटिवेशन दो टाइप की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक इनसाइड से आती है आपकी खुद से, मन से, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक कौन सी, इनसाइड, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटीरियर। तो आईएन वाली इनसाइड वाली इंट्रिंसिक, दूसरी वाली एक्सटीरियर वाली बाहर से। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है, दिस मोटिवेशन इज विद एन इंडिविजुअल एंड गाइड्स हिम हर टू परफॉर्म बेटर। ये हमारी खुद के दिल की आवाज़ होती है, मन की आवाज़, या हमारा दिमाग जब हमें समझाता है कि नहीं, हमें जो है खुद को, जब हम खुद से मोटिवेट करते हैं, वो हो गया है। इट इज़ बेस्ड अपॉन नीड्स, इंटरेस्ट, नेचर, इमोशन। जैसे कि आपको रियलाइज़ हो कि नहीं भैया मैं अभी तक गलत करता आ रहा हूँ, आपको खुद से रियलाइज़ हो, बिना किसी के कहे आपको रियलाइज़ हो जाए कि नहीं मैं अभी तक गलत करता रहा हूँ, मुझे इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। अब सिर्फ पढ़ाई से लेके मत देखो, किसी भी चीज़ से लेके देखो कि आपको कोई गोल अचीव करना था, उसके लिए आप बहुत ही लेज़ी हो रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो उसके लिए। बट कई बार ऐसा होता है, एक मोमेंट आता है, हमें खुद से आवाज़ आती है मन से कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे से हम टाइम पे वो काम करना पंक्चुअल हो जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आपकी मन की आवाज़ से आपने उस बात को सुना। ठीक है, आ गया हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये मोटिवेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या फिर अगर कोई दूसरा जना अगर आपको जो है
आके मोटिवेट करे और आपको कहे कि आप ये काम करो, वो हो गई हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे। जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है ना, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स। देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत वेरियस टाइप्स, ऐसा नहीं कि बस आपको किसी ने आके मोटिवेट कर दिया वही है, और भी टाइप की होती है मोटिवेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो रिवॉर्ड वाली, जैसे कि अभी जो है एग्ज़ाम आते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए, हमें वो रिवॉर्ड दिखता है और आगे का हमें हमारा अच्छा फ्यूचर दिखता है, एक तरीके का वो रिवॉर्ड होता है, तो उसके लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं उस काम को करने के लिए। रिवॉर्ड वाली मोटिवेशन भी क्या होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो जो बाहर के फैक्टर्स से हमारे को मोटिवेशन मिलती है वो हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब देखो टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, देयर आर वेरियस टेक्निक जिससे हम खुद को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। अब हमें देखना है मोटिवेशन का रोल फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में भी देख लेते हैं कि एक जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको किस तरीके से मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की वजह से, जब आसपास में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कोचेस का भी और सभी लोगों का, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा कैश प्राइस हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, ट्रॉफीज़ के लिए भी, और एक आप कह सकते हो एक सम्मान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी लोग हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। गोल सेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग, जब कोई बंदा मेक एन अवेयर स्पोर्ट्समैन फ्रॉम हिज एबिलिटीज एंड मोटिवेट हिम और हर फॉर हायर पोजीशन। अब देखो एक और चीज़ क्या, देखो मोटिवेट अगर आपको खुद को करना है तो उसके लिए आप गोल सेटिंग करते रहिए और खुद को इवैल्यूएट करते रहिए। यानी कि आप टाइम टू टाइम आपने अपना गोल रखा और इवैल्यूएट करा खुद को कि मैं ये कर पाया हूँ या नहीं कर पाई हूँ, तो वो चीज़ भी हमें मोटिवेट करती है एक तरीके से। तब हमें अपनी जो है एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पता चलता है ना, अच्छा हमारी असलियत पता चलती है, तो हमें पता चलता है आगे हमें क्या करना है। अगर हम सही नहीं कर रहे होते तो नेक्स्ट डे से हम मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं हमें सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वेराइटी रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स। अब मोटिवेशन में रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स भी बहुत काम करते हैं। जैसे कि जब मैच चल रहा होता है, जब सारी की सारी ऑडियंस सब मिलके जो है जो प्लेयर होते हैं उनका नाम लेते हैं, या फिर स्पेक्टेटर भी मोटिवेशन लाने में बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस स्पेक्टेटर्स हेल्प स्पोर्ट्समैन टू परफॉर्म इन डायनामिक फॉर्म, ठीक है। अपनी सबसे बेस्ट डायनामिक फॉर्म में परफॉर्म करने में भी जो ऑडियंस की मोटिवेशन होती है वो हेल्प करती है। क्रिटिसिज्म भी कई बार मोटिवेट करता है इंसान को। कैश प्राइज, स्कॉलरशिप, वर्बल कमेंट, प्रेस करना किसी का, मोटिवेशनल म्यूजिक भी हेल्प कर सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी, कि आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। बहुत सारे टेक्निक्स है खुद को मोटिवेट करने की। तो यहाँ हमने स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से भी समझ लिया और अपने पर्सपेक्टिव से भी कि कैसे मोटिवेट करा जा सकता है। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, वो है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन। और यहाँ हम मेनली अग्रेशन पढ़ेंगे एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के टाइम पे किस टाइप के अग्रेशन होते हैं ये भी जानेंगे। तो अग्रेशन मतलब गुस्सा करना, समझ सकते हो आप। तो गुस्से जब कोई हो जाता है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए तो क्या होता है, या कोई किसी को गलत बात बोलना शुरू कर देता है, या अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाए तो मारा पीटी पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा अग्रेशन। और अग्रेशन की डेफिनेशन भी यही है। क्या हुआ एग्रेशन, मतलब क्या हुआ, अग्रेशन इज अ बिहेवियर विद द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर बीइंग मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। यानी कि कोई इंसान, जब कोई एग्रेशन, तुम किसी पे गुस्सा कर रहे हो तो वो थोड़ी चाह रहे हो तुम उस पर गुस्सा करो, नहीं। जो इंसान जो है ऐसी सिंपल है और तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तुम उसको जो है उसको चिल्ला रहे हो, उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी सिचुएशन हो गई एग्रेशन। अब एग्रेशन आप खुद भी कर सकते हो और कोई आपसे गुस्सा होकर आपके साथ भी ऐसा बिहेव कर सकता है। सिंपल हो गया ये अग्रेशन। अग्रेशन इज एन एक्शन और रिस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल दैट डिलीवर समथिंग अनप्लीजेंट टू अनदर पर्सन। यानी कि अग्रेशन हमेशा अनप्लीजेंट ही होता है। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को हमेशा क्या कर रहा है, अनप्लीजेंट कुछ डिलीवर कर रहा है, क्या तो मार पीट रहा होगा या फिर कुछ अनप्लीजेंट बातें बोल रहा होगा, ये हो गया अग्रेशन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है। अब जो हमारा अग्रेशन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड। पहला है होस्टाइल अग्रेशन। होस्टाइल मतलब बिल्कुल ही पूरा फिजिकल वाला अग्रेशन, जैसे ये बच्चा इसको मारने पे आ गया है ना, बिल्कुल घूसे मार रहे हैं, ये लाते मार रहे हैं, उस टाइप वाला अग्रेशन, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लेयर्स जो है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम बात हो जाए तो होस्टाइल अग्रेशन हो जाता है कि एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और इंजरी करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। तो होस्टाइल अग्रेशन इज कॉजिंग हार्म वेदर इट इज़ फिजिकल और साइकोलॉजिकल। तो होस्टाइल अग्रेशन में जो एम होता है ना, जो अग्रेसिव हो रखा होता है, उसका एम क्या होता है, सामने वाले को किसी न किसी तरीके से इंजर करना, यानी कि उसको चोट पहुंचाना। द इंटेंशन इज ऑन कॉजिंग पेन एंड सफरिंग। तो इंटेंशन क्या होती है, पेन और सफरिंग कॉज करना। और इतना तो आपको पता होगा कि जो हमारा ये अग्रेशन होता है, ये होस्टाइल जब हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को सिर्फ फिजिकली ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर सकते हो या उसे मार पीट सकते हो, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी लोग अपना अग्रेशन शो करते हैं। साइकोलॉजिकली भी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, गुस्से में आके उनको जो है बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो हमारा होस्टाइल अग्रेशन में साइकोलॉजिकल और जो है हमारा हार्म आ जाएगा और जो हमारा फिजिकल हार्म है, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब गाइस हमारा होस्टाइल वाला समझ में आ गया ना, या तो बिल्कुल मारपीट करनी किसी की शुरू कर देना या फिर उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इंस्ट्रूमेंट पता है ना,
इंस्ट्रूमेंट मतलब जब हम अग्रेशन को एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं अपने लिए, अग्रेशन को हम एक डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। किस डिवाइस की तरह? खुद को जो है किसी गोल को अचीव करने के लिए जब हम खुद को अग्रेसिव बना लेते हैं ना कि भैया नहीं, अभी तक हमने जो कर दिया, बिल्कुल अपने अंदर एक गुस्सा, एक जोश ले आते हैं, एक तरीके से आपको जोश से ज़्यादा आपको गुस्सा ले आते हैं कि नहीं भैया अब तो करना ही है। एक तरीके का वो गुस्सा हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, एक मोटिवेशन का ही काम करता है और हम अपने टारगेट को अचीव कर देते हैं। ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, और ये कई बार स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं। अग्रेशन लाते हैं वो अपने अंदर, इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, अपने गुस्से को अपनी ताकत बना लेते हैं एंड अपना गोल को अचीव कर लेते हैं। अग्रेशन इज डिस्प्लेइंग अग्रेसिव बिहेवियर इन परस्यूट ऑफ नॉन अग्रेसिव गोल। अग्रेसिव गोल नहीं है, क्या है गोल? कि आपको कुछ अचीव करना है। इट इज़ नोन एज चैनल्ड एग्रेशन, इज नॉट अकम्पेन्ड बाय एंगर। कुछ अचीव करने के लिए हमेशा ये अग्रेशन होता है। अब असर्टिव एग्रेशन में क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप का अग्रेशन होता है जिसमें जो सामने वाला इंसान है ना, आपको कुछ वर्बली बोलेगा, आपके ऊपर काफ़ी डोमिनेंट तरीके से बिहेव करेगा, आपको काफ़ी पिटी फील करवाने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। समझ गए? आपने कभी आसपास में लोग देखे होंगे कि अपने आपको बहुत डोमिनेंट दिखाते हैं और आपका जो सेल्फ स्टीम है उसको लो करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। बहुत एजर्टिव मतलब खुद को एजर्ट करना, डोमिनेंट दिखाना खुद को कि भैया हम ही सब कुछ हैं, और सामने वाले को नीचा दिखाना कुछ बोल के या किसी भी तरीके से। और वो सब वो क्यों करते हैं कि सामने वाले की जो एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम है, वो डाउन हो जाए और वो सही से काम ना कर पाए और वो खुद जीत जाए। ये हो गया हमारा assertive aggression। ये assertive aggression में ये होता है, दिस इज डिफाइंड एज अ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स। इसमें फिजिकल और वर्बल फोर्स होती है जो एक इंसान दूसरे इंसान पे जो है एग्जर्ट करता है अपने पर्पस के लिए, खुद को जो है जितवाने के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए। सामने वाले को जो है या तो वर्बली तंग करेंगे या फिजिकली तंग करेंगे, डोमिनेट करेंगे उनको, ताकि उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, वो हार जाए और वो जो है खुद तो वो जीत जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजर्टिव। इन एजर्टिव बिहेवियर द इंटेंशन इज टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस रादर देन हार्म द ओपोनेंट। यहाँ पे ओपोनेंट जो होता है ना, जो सामने वाला जिसको तंग कर रहे हैं, उसको ऐसे मारते वारते नहीं है, वो तो होस्टाइल में हो रहा होता है। इसमें उनको ना बेसिकली आप कह सकते हो कि डोमिनेट करा जाता है। डोमिनेट करें कि कुछ जाते हुए कुछ बोलते हुए चले गए, ठीक है, उनको कुछ बोलते हुए चले गए, फिर पता है सामने वाले के मन पे कुछ बात लग जाएगी, वो उसके बारे में सोचता रहेगा, अच्छे से परफॉर्म तो कर नहीं पाएगा। ये हो गया असर्टिव एग्रेशन की पूरी एक टीम बना लेते हैं अपनी, और सामने वाले को एक तरीके से कुछ बोल रहे हैं, उसको उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं कि वो जो है थोड़ा सा आप कह सको उसके ऊपर डोमिनेंट। जब आपके ऊपर कोई डोमिनेंट हो जाएगा तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे, जो डोमिनेंट हुआ है वो जीत जाता है। तो ये हो गया एजर्टिव वाला अग्रेशन। तो अग्रेशन समझ में आ गया। एजर्टिव जब आप सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हो, ऐसा अग्रेशन आप अपने अंदर ले आए हो, सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए। ठीक है, दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, जिसमें आपने खुद के अग्रेशन को ये एक पूरा डिवाइस बना लिया है कि येस मुझे तो ये काम कंप्लीट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या फिर जो पहला वाला था हमारा बेसिकली ये होस्टाइल अग्रेशन था। ये जो है हमारा पीटी पे जब उतर जाते हैं ना, जैसे ये दोनों बच्चे की फिगर याद कर लेना आप, तब बिल्कुल फिजिकल अग्रेशन स्टार्ट हो जाता है ना कि भैया इसको तो चोट पहुंचानी है, इसके तो 2-3 दांत थोड़ नहीं है। ये हो गया हमारा कौन सा? होस्टाइल अग्रेशन। और ये साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मारते नहीं हैं बट साइकोलॉजिकली किसी को बहुत ज़्यादा जो है तंग कर देते हैं, तो वो हमारा होस्टाइल में आ जाएगा। अब आगे दिस गाइस हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही मैंने क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के सभी चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, जितनी भी स्लाइड्स मैंने ओपन करी है सबका नोट्स चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और जो पिंड कमेंट होता है, कमेंट सेक्शन ओपन करो, जो पिंड कमेंट है वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ये सभी के सभी स्लाइड्स को अपलोड कर दिया, नोट्स को अपलोड कर दिया अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम अगर नहीं चलाते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसी लिंक के नीचे आप देख सकते हो मैंने पिंड कमेंट में ही ये सारी चीज़ें पेस्ट कर दी हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे ही पूरे के पूरे नोट्स चेक कर सकते हो। पिंड कमेंट को स्क्रॉल करके देखना, पूरा नोट फॉर्मेट में एक कमेंट डाल दिया है मैंने। कमेंट क्या है? वो पूरे चैप्टर के नोट्स हैं, और बहुत ही आप कह सकते हो शॉर्ट नोट्स है, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आप यूट्यूब से ही चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हो, चैप्टर पढ़ते पढ़ते नीचे नोट्स भी देख सकते हो, और इनसे चला रहे हो अभी देखना चाहते हो तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, एज योर विश। तो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।